आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यार हम कुछ मिथ्स पे बात करेंगे। आप समझ रहे हो? हम अच्छा, एक आर्टिकल है और मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, आपका पेट खराब रहता है तो 10 मिथ्स जिनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। हमको लगता है कि भाई ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। हर चीज हमको लगता है कि यार अगर पेट खराब है तो कहीं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है। आईबीएस नो दोस्त। तो 10 मिथ्स शुरुआत करेंगे। वैसे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है जिसमें आपको समझ ही नहीं आता, लेकिन बस पेट दर्द हुआ जाता है। आप कुछ भी कर लेते हो बट पेट दर्द रुकता नहीं है और डिस्कम्फर्ट होता है ना? ऐसा लगता है गैस पास होगी, लेकिन उसके साथ लू यानी कि आपका मल भी निकल जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये सब रहता है। और इसके बाद फिर इसमें आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का जल्दी ठीक भी हो जाता है, कुछ लोगों का बहुत लंबे समय तक रहता है। तो गट हेल्थ की हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन याद रखिएगा अगर आपका पेट सही रहेगा तो ही आप सही रहेंगे, वरना सब गड़बड़ रहेगा। मूड भी गड़बड़ रहेगा, फिजिकली हेल्दी भी रहेंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो ये इश्यूज़ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत बच्चे कह रहे थे सर रिपब्लिक डे सेल नहीं आई, तो कोई बात नहीं, हमने 3 दिन की सेल अभी निकाली है। 3 दिन रहेगी, 31 जनवरी तक, आज से लेकर 29, 30, 31। तो 30% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। लर्निंग कूपन कोड यूज करें। तो मिथ 1 है यू मस्ट गो एवरी डे। आपको लगता है, लोगों को लगता है कि अगर हमारा बाउल मूवमेंट नहीं हुआ हर दिन, यानी कि अगर हम पॉटी नहीं गए हर दिन, तो यार कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हमारे पेट में गड़बड़ है। गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट बताते हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन एट यूसीएलए के, कि भाई देखो, इट कैन बी नॉर्मल। बता यहां पे ये बताते हैं कि मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन लगे, और हो सकता है आपको एक दिन में 2-3 दिन भी, 2-3 बार भी लग जाए। तो 3 times per day to 3 times per week नॉर्मल है। चौंक गए? अब बहुत लोगों को बहुत खुशी हुई होगी। बट बात यह है कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो कितना कंसिस्टेंट है। आपको जो स्टूल है, जो मल है, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, लंपी या वाटरी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, बहुत पानी जैसा, या हो सकता है यार खाते समय मत सुनना, लेकिन भाई ये आपके पेट की बात है, या बहुत ज्यादा हार्ड है, या बहुत ही ज्यादा लंपी है और मुश्किल हो रही है, और आपको लग रहा है अंदर से कि यार दिक्कत है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। पेनफुल भी नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, स्मूथ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर एक दिन नहीं भी हो, या अगर दिन में 3 दिन भी हो रहा हो, तो ये अच्छी डाइजेशन को ही दर्शाता है। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपको 10 मिनट से ज्यादा चाहिए, आमतौर पे अब 10 मिनट मैक्सिमम होता है टॉयलेट में, और अगर उसके ज्यादा रुक रहे हो, अब देखिए फोन ऑन जो यूज कर रहे हैं आमतौर पे, एक अभी रिसर्च आई थी उसमें ये देखा गया था कि जो टॉयलेट पे फोन ले जाते हैं वो आमतौर पे थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा ही रुक जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ टॉयलेट के लिए आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी 2-3 मिनट और, तो भी प्रॉब्लम है, तब आपको एक बार दिखाना चाहिए और डॉक्टर आपकी चीजों को ठीक कर देगा। गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट को दिखाइए। और अगर आपका स्टूल डार्क है, ब्लैक है, या ब्लड है, जब भी ब्राउन या डार्क होता है ना, यानी कि आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो फिर भाई ब्लड तो बहुत ही, कहीं पे भी अगर यूरिन में, अगर आप कोई भी चीज, किसी भी चीज में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो इसका मतलब वो कोई अंडरलाइन डिजीज की दिक्कत है, कोई गहरी बीमारी हो सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, दिखाना पड़ेगा। सीरियस कंडीशन हो सकता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो सकता है पेट में कैंसर हो सकता है कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है सिलियाक डिजीज हो। उसके बाद भाई ये चीज खाना बंद कर दो तो हमारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। तमारा ड्यूकर फ्यूमिन, वैसे बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ये डाइटिशियन है न्यूयॉर्क गैस्ट्रो एंटरोलॉजी एसोसिएशन न्यूयॉर्क में। वो बताते हैं कि जब भी हम पेशेंट को देखते हैं, उनको ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, उनको लगता है कि ग्रीन्स बंद कर दो, लिग्यूम्स बंद कर दो, मतलब जो दाल होती हैं, जो अनाज होता है, या डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो, सोया बंद कर दो, अंडे बंद कर दो, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा और उनका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एलिमिनेशन, अगर आप डाइट को एलिमिनेट करते हो तो हो सकता है आपका पेट और ज़्यादा खराब हो जाए। आपको प्लांट बेस्ड फूड खाने ही पड़ेंगे, होल ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, ये आपको ताकत देती है। रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स में तो आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो आपको न्यूट्रिएंट, जो विटामिन चाहिए वो मिलेंगे ही नहीं। और अगर आपको रेगुलर गट इश्यूज है तो कॉज क्या है उसका, ये देखना पड़ता है, ना कि डाइट। अगर आपको सेलियाक डिजीज है तो आपको ग्लूटेन हर हाल में अवॉइड करना है।
पूरे फूड को आपको कट नहीं करना है। जरूरी है इन चीजों पे आप ध्यान दें, वरना तो मतलब देखिए ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होंगी, है ना। डॉक्टर से कंसल्ट करना ठीक है, बट कुछ लोग अपनी तरफ से कि हाँ यार इस पर्टिकुलर डाइट को हटा दें, तो देखिए थोड़ा सा। मिथ 3, आपको लगता है कि एक सिंपल टेस्ट होगा, आपको फूड सेंसिटिविटीज पता चल जाएगी कि कौन सा फूड सेंसिटिव है आपके लिए। कई बार पर्टिकुलर फूड की वजह से भी दिक्कत होती है। अब बहुत सारी कंपनी जो है वो लैब बेस्ड टेस्ट कराती है कि घर पे बैठिए फुल बॉडी टेस्ट करवाइए, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं। अमेरिका, अभी भारत में तो इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका यूरोप को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है ना न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो उसके हिसाब से बताया रहा है भारत में भी इतना फूड सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं होते। तो इसमें ब्लड या फिर आपके हेयर को एनालाइज किया जाता है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा फूड आपको ब्लोटिंग या एब्डोमिनल प्लेन या इनडाइजेशन जो है वो करवा रहा है। अब केट मिंट्स डाइटिशियन है यूसीएलए में, वो बताती हैं कि देखिए सिंपल टेस्ट ठीक है, आप आंसर ढूंढते हो क्योंकि जब भी बीमारी होती है आपको लगता है कि बस जल्दी से आंसर मिले, लेकिन फूड सेंसिटिविटी टेस्ट जो होते हैं, स्पेशली जो होम पे होते हैं या कुछ सर्टेन अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोवाइडर होते हैं, इनको इवैल्यूएट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब वो आपको दे देंगे लॉन्ग लिस्ट ऑफ फूड्स, बस ये खाना मत खाइए, शायद एक लंबी लिस्ट दे देंगे और शायद वो सही ना हो, कंफ्यूजिंग हो सकता है, और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स पे आप जा सकते हैं। बेस्ट ये है, देखिए अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो डाइटिशियन को देखें, उससे बेहतरीन कोई नहीं होता। स्ट्रेस कैन कॉज अल्सर्स, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। डॉक्टर्स भाई जो पेट में पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं, है ना, स्टमक लाइनिंग में जो अल्सर हो जाते हैं, जो सेक्शन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्ट्रेस या अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है, या स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी ये हो जाता है। देखिए 1980s में इसको बदल दिया गया था, इस थिंकिंग को। पहले समझा जाता था, है ना, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जब ये बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया ना तो ये चीजें बदल गई, ठीक है। यही जो ये बैक्टीरियम होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ये जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है ना स्टमक की, उसको खत्म करता है और बहुत सारे पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। डॉक्टर विलियम शे जो चीफ हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी मिशिगन मेडिसिन में, वो बताते हैं अगर आप लगातार नॉन स्टेरॉइडल या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को लेते रहेंगे, जैसे एस्पिरिन हो गया, आइब्यूप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको अल्सर हो सकते हैं। तो अगर आप रूट कॉज यानी कि इस बैक्टीरिया या फिर ये जो दवाइयां हैं, इसको मतलब जो रूट कॉज है, जो मेन कॉज है अल्सर का, उसको अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो? रिकरिंग अल्सर्स जो होते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, होल फॉर्म हो सकता है। अनट्रीटेड एच पाइलोरी जो है इन्फेक्शंस, उसमें स्टमक कैंसर बहुत खतरनाक तरीके का हो सकता है। तो मेन स्पाइसी फूड नहीं है, या जो आपको और ना स्ट्रेस भी नहीं है, मेन ये है जो मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया है एक। फिर उसके बाद जूस जो है वो आपके गट को क्लीन कर देता है और आपके गट को हील करता है। कोई भी उठा के जूस पी लो, ये बहुत ही पॉपुलर आइडिया है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का जूस बना लो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, लेमन, क्यूकम्बर। हमारे तो वेजिटेबल जूस अभी बड़ा मिल रहा है इस समय जाड़ों में, जिंजर, टर्मरिक, और इसको हर दिन जो है वो बेटर डाइजेशन के लिए यूज करो, ब्लोटिंग सही हो जाएगी, हेल्दी गट हो जाएगा। अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपको नहीं बनाना है, बहुत लोग बाहर से खरीद लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर शेन बताते हैं कि इसको मॉडरेशन में ही पीजिए, क्योंकि कुछ जूस ड्रिंक्स वो शुगर में हाई होते हैं और आपको एक्चुअल में इसका कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट हेल्पिंग टू क्लीन एनीथिंग। इनफैक्ट जो फ्रूट जूस होते हैं ना, जैसे फ्रूट जो फल है आप उसको ऐसे ही खा लो, अगर आप उसका जूस बनाओगे या वेजिटेबल्स का जूस बनाओगे तो उसमें फाइबर निकल जाता है, और फाइबर जो होता है ना वो गट माइक्रोब्स, आपके पेट में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको बेनिफिट करता है। तो अगर फाइबर ही निकल गया तो फिर आपके गट को तो ऐसा बेनिफिट किया नहीं उसने, ना ही आपका बाउल मूवमेंट, क्योंकि हमको लगता है पेट साफ हो जाएगा। पेट नहीं साफ होता मेरे भाई जूस से। तो बेटर यही है कि आप स्मूदी बना लो उसकी, जो जिससे फाइबर नहीं निकलता, या ऐसे ही खा लो। और एक्सट्रीम वर्जन वही है कि पेट साफ, वही क्लीन कर देगा पूरी तरीके से। अगर आप कुछ दिनों तक जूस पियो, ये भी बेनिफिशियल है, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आप यू नीड, द बॉडी नीड्स टू बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू बी क्लीन एंड हेल्दी। ऐसी ये गलत आइडिया है, ऐसा नहीं है। खाना खाते रहिए मेरे भाई। उसके बाद मिथ 6, कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है वो ओल्डर लोगों को, यानी कि जो बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है।
हमको लगता है कैंसर जो है वो खाली बूढ़े लोगों को ही होता है, स्पेशली जो अगर आपके जो पॉटी वाला रास्ता है रेक्टम, वहां पे अगर कैंसर हुआ ना ना सबको। आप समझ रहे हो, यंगर लोगों में ये रेट अभी बढ़ा है और इस समय ये लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स है, स्पेशली जो आदमी है अंडर 50। सेकेंड मोस्ट कॉमन है वुमेन इन दैट एज ग्रुप ऑल्सो। डॉक्टर में बताती हैं कि जब एडल्ट्स अपने बोल हैबिट्स चेंज करते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, उनके स्टूल में ब्लड आता है, इसका मतलब कोलोरेक्टल कैंसर है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। और अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स नहीं होते हैं। शुरुआत में आपको सिम्टम, कैंसर की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टेज 1 में तो सिम्टम ही नहीं आएंगे, लेकिन स्टेज 2 स्टेज 3 में आना शुरू होते हैं ये। तो कोलोनोस्कोपी करवा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 45 की एज में। जितनी जल्दी आप इसको पहचान लोगे उतना अच्छा है। मिथ 7, नट्स एंड पॉपकॉर्न खाइए तो इसकी वजह से डाइवर्टिक्यूलिटिस होता है ना। अब डाइवर्टिक्यूलिटिस क्या होता है कि आपके पेट में छोटे छोटे पाउचेस बन जाते हैं, है ना, और वो सूज जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई देखिए, अगर आप प्रोन हैं तो आपको यू शुड अवॉइड ईटिंग नट्स, सीड्स एंड पॉपकॉर्न। तो हो सकता है वो कोलॉन में स्टक हो जाए और इन्फ्लेमेशन कॉज कर दे, लेकिन ये गलत है। कुछ रिसर्च ये कहती हैं कि जो लोग नट्स या पॉपकॉर्न खाते हैं वो डाइवर्टिकुलिटिस को नहीं डेवलप करते हैं, क्योंकि फाइबर इंपॉर्टेंट है और इन फूड्स में फाइबर होता है, फाइबर आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद लेक्टिन कंटेनिंग फूड्स खाएंगे तो आपका गट लीक होने लगेगा, यानी कि मतलब बहुत ही पेट खराब रहेगा। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स क्लेम करते हैं ये कि कुछ फूड जो है जिनमें केमिकल, जिसको लेक्टिन कहते हैं, जो बीन्स में होता है, आपके राजमा अजमा में होता है, लिग्यूम्स में होता है, वेजिटेबल में होता है, ग्रेन्स में होता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और आपकी इंटेस्टाइनल, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, वो लीक करने लगेगी, जिसकी वजह से माइक्रोब्स और टॉक्सिक सब्सटेंस आपके गट के अंदर आ जाएंगे और आपकी बॉडी को खराब करेंगे। भाई हर प्लांट में लेक्टिन होता है मेरे दोस्त, हर पेड़ पौधे में लेक्टिन होता है, स्पेशली जो भी आप बीन्स खाते हो उसमें लेक्टिन होगा ही होगा। रॉ और अनकुक्ड बीन कि अगर आप भाई कच्चा खाओगे या उसको पका के नहीं खाओगे तब तो प्रॉब्लम होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको, कहते हैं ना कि पहले आप अच्छे से राजमा को उबाल दो या बीन्स को उबाल दो, तो भाई जब आप उसको पकाते हो वो लेक्टिन्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुक्ड बीन्स, ग्रेन्स या बाकी फूड में। कुछ वेजिटेबल्स है जो आप कच्ची खा सकते हो, जैसे टोमेटोज, जो सैलेड में देखते हो ना, स्नैप पीस हो गया, बेल पेपर्स हो गया, ये सब खा लो। लोअर कंसंट्रेशन में होता है, लेक्टिन होता है लोअर कंसंट्रेशन में होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लांट फूड्स को अवॉइड करोगे तो आपका गट और ज्यादा खराब हो सकता है। ओके, अगला IBS, ये सिर्फ आपके हेड में है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत कमाल का ये पॉइंट है। ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, जो पेन होता है, ये हर किसी को यही लगता है कि भाई IBS हो गया हमको। ये सिम्टम्स हैं, रियल है, लेकिन कंडीशंस जो है वो स्टिग्मा के साथ आ रही है ना, क्योंकि इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट तो होता नहीं है और साइंटिस्ट अभी तक इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। अब एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से ही और ज्यादा खराब हो सकता है। कुछ हेल्थ केयर्स इसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन मतलब कुछ जो पेशेंट्स हैं, कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं, वो पगला जाते हैं इस चीज को लेकर। IBS एक डिसऑर्डर है, गट ब्रेन इंटरैक्शन है। कुछ नर्व जो गट में होती है, मैंने बताया था ना, जो पेन को सेंस करती हैं, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डाइजेस्टिव फंक्शन पेनफुल होता है। तो मेंटल हेल्थ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खुश रहिए, चीजें ठीक रहेंगी। एवरीवन शुड टेक प्रोबायोटिक फॉर गट हेल्थ। देखिए, दही हो गया, बाकी और भी जितने भी प्रोबायोटिक्स हो गए, अगर आप लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होता है, बिल्कुल अच्छा होता है प्रोबायोटिक लेना। दही को आप इंक्लूड करिए, हर डाइट में इंक्लूड करिए। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, लेकिन क्वालिटी एविडेंस कम है। माइक्रोबियल स्पीशीज, हजारों माइक्रोबियल स्पीशीज आपके गट में रहती हैं, तो एक स्मॉल कैप्सूल लेना कुछ स्ट्रेन्स के लिए शायद बहुत ज्यादा ना करे, और हो सकता है कई बार प्रोबायोटिक आपके सिम्टम और खराब कर देती है। कुछ लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन, उनको ज्यादा गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, नोजिया होता है प्रोबायोटिक लेने के बाद, बेस्ट यही कि फर्मेंटेड फूड लें, दवाई मत ले किसी भी चीज की। योगर्ट, केफिर, किमची, ये सब आपके प्रोबायोटिक्स हैं। तो ये 10 मिथ्स थे।
आई होप चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अच्छा पेट रखिए, मजा आता है। थैंक यू सो मच।